हेलो एवरीवन, वेलकम टू कलयुग पाठशाला। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एक और वीडियो। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी ये सीरीज़ चल रही है यूथ कंपटीशन से। आई होप आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही होगी। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। भारतीय वास्तुकला में सर्वप्रथम मेहराब युक्त प्रवेश द्वार कहाँ पाए गए हैं? तो आपको बताना है कि भारतीय वास्तुकला की यहाँ पर बात हो रही है। तो भारतीय वास्तुकला में सर्वप्रथम यानी सबसे पहले मेहराब युक्त जो प्रवेश द्वार हैं वो कहाँ पाए गए थे? भीमबेटका में, लोमेश ऋषि की गुफा में, या फिर भाजा गुफा में, या फिर कार्ली गुफा में। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लोमेश ऋषि की गुफा में। कहाँ पर? लोमेश ऋषि की गुफा में सर्वप्रथम मेहराब युक्त प्रवेश द्वार पाए गए थे। ठीक है, अब इसके बारे में देख लेंगे थोड़ा। तो भारतीय वास्तुकला में सर्वप्रथम मेहराब युक्त प्रवेश द्वार लोमेश ऋषि की गुफा में पाए गए। ठीक है, तो आपको ये पॉइंट अच्छे से लर्न करना है। यहाँ पर अब और जानेंगे। आजीवक संप्रदाय के भिक्षुओं के आवास के लिए जो आजीवक संप्रदाय था उसमें जो भिक्षु थे उनके आवास के लिए सम्राट जो अशोक थे तथा उसके पौत्र दशरथ ने, यानी जो सम्राट अशोक के जो पौत्र थे दशरथ, इन्होंने गया के निकट बरावर तथा नागार्जुनी की पहाड़ियों में गुफाओं का निर्माण करवाया था। तो गया के निकट के बरावर तथा नागार्जुनी की जो पहाड़ियां हैं उनमें गुफाओं का निर्माण करवाया था। यह तथ्य दोनों जगहों से प्राप्त गुहा लेखों से ज्ञात होता है। हमें ये कैसे पता चलता है कि ये बात सही है? तो ये हमें पता चलता है इन दोनों ही जगहों से, यानी बरावर और नागार्जुनी की पहाड़ी से जो हमें गुहा लेख प्राप्त हुए हैं उससे हमें पता चलता है कि ये बातें सही हैं कि जो आजीवक संप्रदाय थे उसके भिक्षुओं के आवास के लिए सम्राट अशोक और उसके पौत्र ने क्या किया था कि गुफाओं का निर्माण करवाया था। ठीक है, तो आपको याद रखना है किसके लिए सम्राट अशोक ने गुफाओं का निर्माण करवाया था? तो आजीवक संप्रदाय के जो भिक्षु थे। ठीक है, आजीवक संप्रदाय के जो भिक्षु थे उनके आवास के लिए किसने? सम्राट अशोक ने। किसने? सम्राट अशोक ने। और उनके जो पौत्र थे दशरथ, उन्होंने कहाँ पर? गया के निकट। ठीक है, गया के निकट कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं? तो आपको याद रखना है बरावर तथा नागार्जुनी की पहाड़ियाँ। कौन कौन सी? बरावर तथा नागार्जुनी की पहाड़ियों में क्या करवाया था? इन्होंने गुफाओं का निर्माण करवाया था। ठीक है, तो आपको याद रखना है किसका निर्माण करवाया था? गुफाओं का निर्माण करवाया था। कहाँ पर? बराबर तथा नागार्जुनी की पहाड़ियों में। ठीक है, और यह तथ्य जो है वो दोनों जगहों से प्राप्त गुहा लेखों से ज्ञात होता है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट है कि बराबर की पहाड़ियों में दो गुफाओं में मौर्यकालीन मूर्तिकला के नमूने मिलते हैं। तो बराबर की जो पहाड़ियाँ हैं, ठीक है, बराबर की जो पहाड़ियाँ हैं उनमें दो गुफाओं में, ठीक है, कितनी गुफाओं में? दो गुफाओं में मौर्यकालीन मूर्तिकला के नमूने मिलते हैं। ठीक है, तो बराबर की जो पहाड़ियाँ हैं उसमें जो गुफाएं निर्मित कराई गई उनमें से दो गुफाओं की बात हो रही है, उनमें मौर्यकालीन जो मूर्तिकला थी उसके नमूने देखने को मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे करें तो उसके अंतर्गत आपकी सुदामा गुहा आती है और लोमेश गुहा आती है। ठीक है, और ये जो गुहा है ये पर्णशालाओं की शैली में निर्मित है। कैसी? पर्णशालाओं की जो शैली है उसमें निर्मित की गई है। ठीक है, नेक्स्ट है लोमेश ऋषि गुहा का प्रवेश द्वार उत्कीर्ण शिल्प से अलंकृत है। और जो लोमेश गुफा है, लोमेश ऋषि गुहा है, उसका जो प्रवेश द्वार है वह उत्कीर्ण शिल्प से अलंकृत किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है नागार्जुनी पहाड़ी की गोपी गुहा। ठीक है, नागार्जुनी जो पहाड़ी है उसकी कौन सी गुहा? गोपी गुहा में विशाल है और उत्कृष्ट है। ठीक है, और इसकी दीवार पर प्राप्त लेख के अनुसार इसका निर्माण सम्राट दशरथ की आज्ञा से हुआ था। ठीक है, किसकी आज्ञा से? सम्राट दशरथ की आज्ञा से हुआ था, यानी जो सम्राट अशोक के पौत्र थे, ठीक है, उनकी आज्ञा से इसका निर्माण किया गया था। तो अब यहाँ पर नागार्जुनी जो पहाड़ी है उसकी जो एक गुफा है गोपी गुहा, ये कैसी है? विशाल है और उत्कृष्ट है। और इसकी दीवार पर जो लेख हमें प्राप्त हुआ है उसका निर्माण जो है वो सम्राट दशरथ की आज्ञा से हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दशावतार विष्णु के अवतरण का सही अनुक्रम पहचानिए। तो यहाँ पर जो दशावतार विष्णु हैं इनके अवतरण का सही अनुक्रम क्या था? तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, पहले मत्स्य, फिर कूर्म, फिर वराह, फिर नरसिंह। ठीक है, चलिए अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जान लेंगे। विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख हमें किसमें मिलता है? मत्स्य पुराण में मिलता है। विष्णु के 10 अवतार जो हैं इनका उल्लेख हमें किसमें मिलता है? मत्स्य पुराण में मिलता है। किसमें? आपको याद रखना है कि विष्णु जो हैं उनके जो 10 अवतार थे उनका उल्लेख हमें किसमें मिलता है?
मत्स्य पुराण में मिलता है। ठीक है, अब ये 10 अवतार हैं कौन कौन से? तो ये 10 अवतार जैसे आपका कौन सा हो गया? मत्स्य, पहला मत्स्य, फिर आता है कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम, बुद्ध एवं कल्कि। ठीक है, राम, बलराम, बुद्ध एवं कल्कि। तो ये 10 अवतार हो गए किसके? विष्णु के 10 अवतार ये हो गए। ठीक है, तो आपको पूछा गया था इसमें कि इसके जो आपको क्रम दिया था उससे क्रम से लगाना था। तो ये क्रम यहाँ पर है, आप इसको लर्न कर लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, कि पहले मत्स्य, फिर कूर्म, फिर वराह, फिर नरसिंह, फिर वामन, परशुराम, राम, बलराम, बुद्ध एवं कल्कि। तो ये सारे आपके क्रम से विष्णु के अवतार हो गए। ठीक है, और इनका उल्लेख किस में मिलता है? तो मत्स्य पुराण में मिलता है। ठीक है, गुप्त काल में विष्णु वराह अवतार सर्वाधिक प्रसिद्ध था। तो यहाँ पर अगर बात करें तो गुप्त काल में विस्तार सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध था। तो आपको याद रखना है कि गुप्त काल में वराह अवतार सर्वाधिक प्रसिद्ध था। ठीक है, गुप्त काल में विष्णु का वराह अवतार सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध था। ठीक है, नेक्स्ट है राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संरक्षित महानारायण की विष्णु की चतुर्भुजी मूर्ति है। ठीक है, कैसी विष्णु की चतुर्भुजी मूर्ति हमें कहाँ से प्राप्त हुई है? मतलब कहाँ पर संग्रहित है ये? तो महानारायण जो विष्णु जी की मूर्ति है ये कैसी मूर्ति है? चतुर्भुजी मूर्ति है। और ये कहाँ पर संग्रहित है? तो ये संग्रहित है राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में। ठीक है, कहाँ पर? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में ये महानारायण की जो प्रतिमा है विष्णु जी की वह कैसी है? चतुर्भुजी मूर्ति है। ये कहाँ पर संग्रहित है? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में। ठीक है, नेक्स्ट 5वीं सदी में, कब? 5वीं सदी में मथुरा में निर्मित, कहाँ पर निर्मित की गई? मथुरा में निर्मित विश्व रूप विष्णु की प्रतिमा भी उत्कृष्ट है। ठीक है, विष्णु की प्रतिमा में बाईं ओर वराह और दाईं ओर नरसिंह का मुख है। ठीक है, तो ये भी आपको लर्न करनी है कि 5वीं सदी में, कब? 5वीं सदी की यहाँ पर बात हो रही है और यहाँ पर कहाँ पर? मथुरा में बनाई। ठीक है, मथुरा में निर्मित विश्व रूप विष्णु की जो प्रतिमा है वह सबसे उत्कृष्ट मानी जाती है। ठीक है, विष्णु की जो प्रतिमा है इसमें, इस प्रतिमा में यानी विश्व रूप विष्णु की जो प्रतिमा है इसमें बाईं ओर क्या है? वराह है। ठीक है, बाईं ओर वराह की प्रतिमा है और दाईं ओर किसकी है? दाईं ओर नरसिंह की प्रतिमा है। ठीक है, नरसिंह का मुख है, यानी एक तरफ वराह का मुख, दूसरी तरफ नरसिंह का मुख है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अब सुल्तानगंज से प्राप्त गुप्तकालीन बुद्ध प्रतिमा की भावभंगिमा है। तो यहाँ पर बताना है तो सुल्तानगंज से हमें गुप्तकालीन बुद्ध प्रतिमा जो प्राप्त हुई है उसकी भावभंगिमा क्या है, यानी वो किस मुद्रा में है। ठीक है, तो ध्यान मुद्रा में, अभय मुद्रा में, वितर्क मुद्रा में या फिर धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा में। ठीक है, चलिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अभय मुद्रा में। ठीक है, किस मुद्रा में? अभय मुद्रा में। तो सुल्तानगंज से हमें गुप्तकालीन बौद्ध प्रतिमा मिली है, उसकी भावभंगिमा कैसी है? अभय मुद्रा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब इसके बारे में थोड़ा जान लेंगे। तो सुल्तानगंज बिहार से कहाँ से? सुल्तानगंज आपका कहाँ पर है? बिहार में है। कहाँ पर? बिहार में है। और यहाँ से गुप्तकालीन बुद्ध प्रतिमा की जो भावभंगिमा में प्राप्त हुई है वह कैसी है? अभय मुद्रा है। कैसी मुद्रा है? अभय मुद्रा है, आपको याद रखना है। ठीक, अभय मुद्रा में है। ठीक है, ताम्र में निर्मित, किस में निर्मित है ये? ताम्र में निर्मित है। बुद्ध प्रतिमा की ऊंचाई कितनी है? 7 फुट है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जो ये सुल्तानगंज से में बुद्ध प्रतिमा मिली है वो किससे निर्मित है? तो ये निर्मित है ताम्र से। किससे? ताम्र से निर्मित है। ठीक है, और इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है? 7 फुट है। कितनी है? 7 फुट है। और मुखमंडल पर अत्यंत शांति व गंभीरता के भाव हैं, यानी मुखमंडल जो है यानी मुख पर शांति के और गंभीरता के भाव उनके मुखमंडल से झलकते हैं। ठीक है, वे शांत भाव में खड़े हुए हैं। और ये मुद्रा है कैसी? तो ये खड़ी मुद्रा है, यानी खड़े हुए हैं बुद्ध। ठीक है, वे शांत भाव में खड़े हुए हैं और दाहिना हाथ जो है वो अभय मुद्रा में उठा हुआ है। ठीक है, ये प्रतिमा सुल्तानगंज से हमें प्राप्त हुई है और बर्मिंघम संग्रहालय में सुरक्षित है। इसका काल लगभग 400 ईस्वी माना गया है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि जो सुल्तानगंज बिहार से हमें बुद्ध की प्रतिमा मिली है वह किस मुद्रा में है या उसकी क्या भावभंगिमा रही है? तो वो अभय मुद्रा में है। ठीक है, फिर दूसरी बात आपको ये भी याद रखना है कि वह किससे निर्मित है। ठीक है, तो वह ताम्र से निर्मित है, यानी ताम्र से निर्मित है। ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी है इसकी? तो इसकी जो ऊंचाई है वो 7 फुट है। ठीक है, 7 फुट। मुखमंडल पर कैसे भावभंगिमा है? ठीक है, तो शांति उनके मुखमंडल पर दिखाई दे रही और गंभीरता के भाव उनके मुखमंडल पर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, फिर वो किस मुद्रा में है? तो खड़े हुए हैं। ठीक है, और शांत भाव में खड़े हुए हैं। कैसे?
शांत भाव में खड़े हुए हैं, ठीक है। और इनका जो दाहिना हाथ है, दाहिना हाथ किस में है? अभय मुद्रा में है, ठीक है। अभय मुद्रा में कैसा है? उठा हुआ है, ठीक है। और यह प्रतिमा है कहाँ पर? तो यह प्रतिमा हमें कहाँ से प्राप्त हुई है? तो ये प्रतिमा हमें सुल्तानगंज से प्राप्त हुई है। अब है कहाँ पर संग्रहित? तो यह संग्रहित है बर्मिंघम संग्रहालय में। कहाँ पर? बर्मिंघम संग्रहालय में। और इसका जो काल है वो कब माना जाता है? लगभग 400 ईस्वी माना जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। मथुरा संग्रहालय में बुद्ध की खड़ी प्रतिमा, मथुरा संग्रहालय में कैसी? बुद्ध की खड़ी हुई प्रतिमा। इसमें बुद्ध एक चौकी पर खड़े हुए हैं, ठीक है। कैसे? बुद्ध जो हैं वो एक चौकी पर खड़े हुए हैं और इनकी शांत मुख मुद्रा पर प्रसन्नता, दयालुता व आध्यात्मिक भावों का सम्मिश्रण है, ठीक है। तो एक और जो है, जो एक प्रतिमा जो है बुद्ध की खड़ी प्रतिमा, जो कहाँ पर है? मथुरा संग्रहालय में है। इसमें बुद्ध क्या कर रहे हैं? इसमें बुद्ध एक चौकी पर खड़े हुए हैं और ये कैसी मुख मुद्रा? शांत है। और इनकी मुख मुद्रा पर क्या है? प्रसन्नता दिखाई दे रही है, दयालुता दिखाई दे रही है और आध्यात्मिक भावों का सम्मिश्रण हमें दिखाई देता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अब। सारनाथ संग्रहालय में, कहाँ पर? सारनाथ संग्रहालय में बुद्ध की खड़ी प्रतिमा मिली है, ठीक है। जहाँ पर सारनाथ की गुप्तकालीन बुद्ध प्रतिमाओं में, यानी सारनाथ की जो गुप्तकालीन बुद्ध प्रतिमा है उसमें धर्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा की यह मूर्ति अत्यंत उत्कृष्ट मानी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है, एक जो मूर्ति मिली, जो खड़ी हुई प्रतिमा थी, वो मथुरा संग्रहालय में संग्रहित थी, ठीक है। दूसरी जो है वो सारनाथ संग्रहालय में संग्रहित है। कहाँ पर? सारनाथ संग्रहालय में। और यह भी कैसी प्रतिमा है? बुद्ध की खड़ी हुई प्रतिमा है, ठीक है। और ये किस काल की है? तो ये गुप्तकालीन बुद्ध की प्रतिमा है, ठीक है। गुप्तकालीन बुद्ध प्रतिमाओं में कैसी है? धर्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा की ये मूर्ति अत्यंत उत्कृष्ट मानी जाती है। और किस मुद्रा में है? तो ये धर्मचक्र प्रवर्तन की मुद्रा में है, ठीक है। क्लियर? आई होप आपको इसके सारे पॉइंट्स क्लियर हो होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सारनाथ की बुद्ध प्रतिमा किस पत्थर से निर्मित है, ठीक है। आपको ये बताना है कि सारनाथ की जो बुद्ध प्रतिमा है वे किससे निर्मित है? चुनार बलुआ पत्थर से, ग्रेनाइट से, चूना पत्थर से या फिर संगमरमर से। हो जाएगा ऑप्शन ए, चुनार बलुआ पत्थर की, ठीक है। तो सारनाथ की जो हमें बुद्ध प्रतिमा मिली है वह किस पत्थर से बनी हुई है? चुनार बलुआ पत्थर से निर्मित है, ठीक है। तो अभी हमने इसका देखा था, अभी हमने देखा कि सारनाथ की जो बुद्ध प्रतिमा है वह कैसी है? खड़ी हुई प्रतिमा है, ठीक है। बुद्ध की कैसी? खड़ी प्रतिमा है, ठीक है। कैसी प्रतिमा है? खड़ी हुई प्रतिमा है। और ये किस मुद्रा में थी? तो ये मुद्रा कौन सी थी? धर्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा में थी, ठीक है। किसमें? धर्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा में थी, ठीक है। धर्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा में थी, ठीक है। ये अभी मैंने आपको बताया। और क्या ये किससे निर्मित है? तो आपने देखा ये चुनार बलुआ पत्थर से निर्मित है, ठीक है। और ये किस काल की है? तो ये प्रतिमा जो है वह गुप्त काल की है। किस काल की है? गुप्त काल की है, ठीक है। कैसी है? गुप्त काल की प्रतिमा है, ठीक है। चलिए अब इसके बारे में थोड़ा देख लेंगे। तो सारनाथ की बुद्ध प्रतिमा चुनार बलुआ पत्थर से निर्मित है, ठीक है। तो सारनाथ की जो हमें बुद्ध की प्रतिमा प्राप्त हुई है वो किससे निर्मित है? तो चुनार बलुआ पत्थर से निर्मित है। किससे? चुनार बलुआ पत्थर से निर्मित है, ठीक है। फिर सारनाथ की बुद्ध प्रतिमा जो है वह कैसी है? गुप्तकालीन है। कैसी है? गुप्तकालीन है। ये भी आपको याद रखना है कि सारनाथ की जो हमें बुद्ध की प्रतिमा मिली है वह कैसी है? गुप्तकालीन है, ठीक है। और आप जानते हैं कि गुप्त काल की जो मूर्तियों का केंद्र था वो क्या था? मथुरा और सारनाथ थे। क्या थे? मथुरा था और सारनाथ था। यानी गुप्त काल की जो मूर्तियाँ थीं उनका जो केंद्र था वह क्या माना जाता था? मथुरा और सारनाथ कहे जाते थे, ठीक है। गुप्त काल में जो है वह कौन सी शैली अपने चरमोत्कर्ष पर थी? तो गुप्त काल में जो मथुरा शैली थी वह अपने चरमोत्कर्ष को प्राप्त करती थी, ठीक है। गुप्तकालीन जो मूर्तियां हैं वह किस रंग में बनाई जाती थी? तो आपको ये याद रखना है कि चुनार के बादामी रंग के भुरभुरे पत्थर अथवा बलुआ पत्थर से बनाई गई हैं, ठीक है। तो ये मूर्तियां किससे बनाई गई हैं? चुनार के बादामी रंग के भुरभुरे पत्थर से और बलुआ पत्थर से बनाई गई हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कई सारे क्वेश्चंस हो गए कि बुद्ध की प्रतिमा जो कहाँ पर है? सारनाथ में है, वह किससे निर्मित है? तो चुनार बलुआ पत्थर से निर्मित है। किस काल की है? तो यह गुप्तकालीन है, ठीक है। और गुप्त काल की जो मूर्तियाँ होती हैं उनका केंद्र क्या था? तो इनका जो केंद्र है वो मथुरा और सारनाथ थे, ठीक है। और जो मथुरा शैली थी वो अपने चरमोत्कर्ष पर थी। कब? गुप्त काल में। और गुप्तकालीन जो मूर्तियाँ हैं वे किन रंगों से बनाई जाती थी? जो चुनार का बादामी रंग होता था उसके भुरभुरे पत्थर से अथवा बलुआ पत्थर से बनाई जाती थी, ठीक है। और यहाँ पर आप एक और पॉइंट ऐड कर लीजिए कि ये जो बुद्ध की प्रतिमा है ये किस मुद्रा में थी, ठीक है। मुद्रा आपको याद रखनी है, ये मुद्रा धर्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा थी, ठीक है। धर्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा में थी, ठीक है। धर्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा में थी, ठीक है। और ये कैसी? खड़ी हुई प्रतिमा थी,
चलिए नेक्स्ट देखेंगे अब। भगवान बुद्ध की खड़ी व बैठी हुई दोनों ही प्रकार की प्रतिमाएं हुई हैं। ठीक है, तो आप जानते हैं कि भगवान बुद्ध की हमें खड़ी हुई प्रतिमाएं भी प्राप्त हुई हैं और बैठी हुई दोनों ही प्रकार की प्रतिमाएं हमें प्राप्त हुई हैं। गुप्त काल में जो है वो सोने के सिक्कों का प्रचलन प्रारंभ किया गया था। कब प्रारंभ किया गया था? गुप्त काल में सोने के सिक्कों का जो प्रचलन है वो प्रारंभ किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पूर्णतया एकाश्म शैली उत्कीर्ण मंदिर का उदाहरण बताइए। पूर्णतया एकाश्म शैल उत्कीर्ण मंदिर का उदाहरण आपको बताना है इनमें से। ठीक है, तो गुप्तकालीन जो मंदिर था वो भीतरगांव का मंदिर, ठीक है, या फिर कैलाश मंदिर था जो आपको एलोरा का है। ठीक है, लिंगराज मंदिर जो ओडिशा में, या फिर सूर्य मंदिर कोणार्क। तो इनमें से कौन सा ऐसा मंदिर है जो शैल उत्कीर्ण मंदिर का उदाहरण माना जाता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैलाश मंदिर, जो कहाँ पर है? एलोरा का कैलाश मंदिर है। ठीक है, एलोरा का कैलाश मंदिर। चलिए अब इसके बारे में थोड़ा जान लेंगे। तो पूर्णतया एकाश्म शैल उत्कीर्ण मंदिर एलोरा का कैलाश मंदिर है। ठीक है, यानी पूर्णतया एकाश्म शैल उत्कीर्ण मंदिर है ये। ठीक है, एलोरा का कैलाश मंदिर। यह मंदिर शिल्प शैली का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। इसे एक ही चट्टान से काटकर निर्मित किया गया। एकाश्म शैल उत्कीर्ण क्या होता है कि एक ही चट्टान से काटकर ये पूरा मंदिर बनाया जाता है। ठीक है, तो एलोरा का कैलाश मंदिर ऐसा ही मंदिर है। कैलाश मंदिर एक आयताकार प्रांगण में अत्यंत ऊंची कुर्सी, और वो कुर्सी कितनी ऊंची है? 25 फीट पर खड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पर कैलाश मंदिर क्या है? एक आयताकार प्रांगण है, उसमें अत्यंत ऊंची कुर्सी, यानी वो कुर्सी कितनी? 25 फीट पर ये मंदिर खड़ा हुआ है। ठीक है, जिसकी लंबाई कितनी है? तो लंबाई आपको याद रखनी है, लंबाई 14.2 फीट। ठीक है, चौड़ाई 62 फीट, ऊंचाई लगभग 100 फीट है। ठीक है, जिसमें उसी चट्टान में से काटकर इस मंदिर के दरवाजे बनाए गए हैं, झरोखे, सीढ़ियाँ तथा सुंदर स्तंभों की पंक्तियाँ भी बनाई गई हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको चीज़ें याद रखनी कई सारी कि पूर्णतः एकाश्म शैल उत्कीर्ण मंदिर है कौन सा? तो एलोरा का कैलाश मंदिर हो गया। ठीक है, ये जो मंदिर है शिल्प शैली का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण मंदिर है, वो एक ही चट्टान से काटकर निर्मित किया गया है। ये कैसे प्रांगण में स्थित है? तो आयताकार प्रांगण में अत्यंत ऊंची कुर्सी पर खड़ा हुआ है ये मंदिर, जिसकी लंबाई कितनी है? 14.2 फीट, चौड़ाई 62 फीट, ऊंचाई कितनी है? इसमें उसी चट्टान से काटकर इस मंदिर के, यानी जो ये चट्टान थी जिससे मंदिर बनाया गया, उसी से उसके दरवाजे भी बनाए गए, झरोखे भी बनाए गए, और सीढ़ियाँ और सुंदर स्तंभों की पंक्तियाँ भी बनाई। एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में औरंगाबाद से 29 किलोमीटर दूरी पर स्थित हैं। अब जो ये एलोरा की गुफाएं हैं वो स्थित कहाँ पर हैं? तो ये महाराष्ट्र में औरंगाबाद से 29 किलोमीटर दूरी पर स्थित हैं। ठीक है, महाराष्ट्र में औरंगाबाद जो है वहाँ से 29 किलोमीटर दूरी पर स्थित हैं एलोरा की गुफाएं। यहाँ से प्राप्त उत्कीर्ण शिलालेखों के अनुसार यहाँ से जो हमें क्या मिले हैं? उत्कीर्ण शिलालेख मिले हैं। कैसे शिलालेख मिले हैं? उत्कीर्ण किए हुए शिलालेख हमें यहाँ से मिले हैं। उसके अनुसार इसका जो प्राचीन नाम है वो क्या हो गया? एलापुर अंचल तथा बैरूल नाम से अवहित करते थे। यानी इसको जो यहाँ से हमें उत्कीर्ण शिलालेख मिला है एलोरा की गुफाओं के पास, वहाँ से, तो एलोरा की गुफाओं से, तो इस पर क्या है? इसका जो प्राचीन नाम है एलोरा गुफा का वो बताया गया एलापुर अंचल और बैरूल नाम से वहाँ पर दर्शाया गया है। ठीक है, एलोरा में कितने गुफा मंदिरों का निर्माण कराया गया? तो एलोरा में लगभग 34 गुफा मंदिरों का निर्माण करवाया गया था। कितनी? 34 गुफा मंदिरों का निर्माण करवाया गया था। ठीक है, तो ये सारे ही पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ से आपको एलोरा गुफा की लोकेशन पता चल गई, कहाँ पर है? महाराष्ट्र के औरंगाबाद से 29 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ से हमें उत्कीर्ण शिलालेख मिला है और जिस पर प्राचीन नाम एलापुर अंचल और बैरूल नाम अभेद करे गए। एलोरा में कितनी? 34 गुफा मंदिरों का निर्माण किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। परखम यक्ष नामक मूर्ति शिल्प किस काल का है? तो परखम यक्ष नामक एक मूर्ति शिल्प है, आपको बताना है ये किस काल का था। सिंधु घाटी काल का, सिंधु घाटी, या फिर मौर्य, या फिर कुषाण, या फिर गुप्त। तो परखम यक्ष नामक जो मूर्ति शिल्प है ये प्राप्त होता है हमें, ये किस काल का है? तो ये मौर्य काल का है, मौर्य काल का। ठीक है, चलिए इसके बारे में अब थोड़ा जान लेंगे। परखम यक्ष नामक मूर्ति शिल्प मौर्य काल से संबंधित है। ठीक है, जो कहाँ पर है? जो ये मूर्ति शिल्प है परखम यक्ष, ये कहाँ पर संग्रहित है? तो ये मथुरा संग्रहालय में प्रदर्शित है। कहाँ पर प्रदर्शित किया है? मथुरा संग्रहालय में प्रदर्शित है। आपको याद रखना है यहाँ पर कि परखम यक्ष जो है ये मौर्य काल से संबंधित है और ये मथुरा संग्रहालय में प्रदर्शित है। ठीक है, नेक्स्ट जो है चामरधारिणी
जो पटना के पास दीदारगंज से प्राप्त हुई है। यानी चामर धारणी की एक प्राप्त हुई है, वो कहाँ से? पटना के पास दीदारगंज से प्राप्त हुई है, जो अब कहाँ पर है? पटना संग्रहालय में सुरक्षित है। ठीक है, नेक्स्ट है यक्षिणी की मूर्ति। ठीक है, तो यहाँ से हमें यक्षिणी की जो मूर्ति प्राप्त हुई है वो कहाँ पर है? भोपाल के निकट बेसनगर से प्राप्त हुई है, जो भारतीय संग्रहालय कलकत्ता में सुरक्षित है। ठीक है, तो आपको याद रखनी है परखम यक्ष की मूर्ति जो मौर्य काल की है और मथुरा संग्रहालय में प्रदर्शित है। ठीक है, नेक्स्ट है चामर धारणी की मूर्ति। ये कहाँ पर है? ये प्राप्त हुई है हमें पटना के पास दीदारगंज जो जगह है वहाँ से। ठीक है, और ये प्रेजेंट अब कहाँ पर है? तो ये अब है पटना संग्रहालय में। ठीक है, नेक्स्ट है यक्षिणी की मूर्ति। यक्षिणी की जो मूर्ति है वो प्राप्त हुई है भोपाल के निकट बेसनगर से, जो भारतीय संग्रहालय कलकत्ता में सुरक्षित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। त्रिमुख यक्ष प्रतिमा यानी 3 मुखी यक्ष की प्रतिमा वाराणसी के राजघाट से प्राप्त हुई है, जो अब कहाँ पर है? भारत कला भवन काशी में सुरक्षित है। त्रिमुखी जो यक्ष की प्रतिमा है वो कहाँ से प्राप्त हुई है? तो ये प्राप्त हुई है वाराणसी के राजघाट से। कहाँ से? वाराणसी के राजघाट से। और कहाँ पर ये संग्रहित है? तो ये भारत कला भवन काशी में सुरक्षित है। नेक्स्ट और कौन सी मूर्ति है? तो यक्ष की मूर्ति है जो सोपारा सुप्रिक से हमें प्राप्त हुई है। ठीक है, जो अब कहाँ पर है? राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में सुरक्षित है। तो यक्ष की जो मूर्ति वो मिली है वो कहाँ से हमें मिली है? सोपारा सुप्रिक से। और कहाँ पर अब संग्रहित है? तो ये राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में सुरक्षित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब। सांची स्तूप पर किस लिपि में संदेश खुदा हुआ है? आपको बताना है जो सांची लिपि है उसमें जो संदेश है वो किस लिपि में खुदा हुआ है? ब्राह्मी लिपि में, देवनागरी लिपि में, कीलाक्षर लिपि में या फिर खरोष्टी लिपि में? तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ब्राह्मी लिपि में। ठीक है, तो सांची स्तूप पर जो लिपि जो संदेश खुदा हुआ है जिस लिपि में, तो वो ब्राह्मी लिपि है। ठीक है, चलिए इसके बारे में अब थोड़ा देखेंगे। तो मौर्यों के जो शासक थे मौर्य शासक अशोककालीन सांची स्तूप पर लिखा संदेश ब्राह्मी लिपि में है। यानी मौर्य शासक जो अशोक थे उनके काल में सांची स्तूप पर लिखा जो संदेश है वो किस लिपि में है? ब्राह्मी लिपि में है। ठीक है, तो सांची स्तूप पर लिखा आपको याद रखना है, सांची स्तूप पर लिखा लेख किस लिपि में है? ब्राह्मी लिपि में है। ठीक है, सांची स्तूप है कहाँ पर? तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, तो सांची स्तूप जो है वो मध्य प्रदेश के कहाँ पर? मध्य प्रदेश के किस जिले में? रायसेन जिले में स्थित है। ठीक है, तो सांची स्तूप मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। अब बात कर लेते हैं इसके आकार की। तो इसका आकार जो है वो अर्धवृत्ताकार है। ठीक है, तो सांची स्तूप कैसा है? अर्धवृत्ताकार है, यानी अर्धवृत्त के आकार का है। ठीक है, बौद्ध धर्म से संबंधित सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? अशोक ने करवाया था। ठीक है, तो सांची का स्तूप अगर आपसे पूछा जाए किस धर्म से संबंधित है तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, किससे? बौद्ध धर्म से संबंधित है। और इसका जो निर्माण है वो किसने करवाया है? सम्राट अशोक ने करवाया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है सांची की साल भंजिका यक्ष की आकृति आंध्र सातवाहन काल की है। तो सांची से जो हमें मिली साल भंजिका यक्षी की आकृति वो आंध्र सातवाहन काल की है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट। सांची स्तूप को वर्ष 1989 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है कि सांची स्तूप को कब विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था, यानी यूनेस्को के द्वारा। तो ये शामिल किया गया था, घोषित किया गया था 1989 में। कब? 1989 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। किसको? सांची के स्तूप को। ठीक है, शुंग काल में सांची स्तूप पर, जब शुंग काल आता है उस टाइम पर सांची स्तूप पर पाषाण वेटिका बनाई गई थी। क्या बनाई गई थी? पाषाण वेटिका बनाई गई थी तथा चारों दिशाओं में 4 तोरण द्वार बना दिए गए थे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ था, जब शुंग काल आता है तो सांची जो स्तूप है उसमें पाषाण वेटिका बनाई गई और जिसके चारों दिशाओं में 4 तोरण द्वार भी बनाए गए थे उस स्तूप के, सांची स्तूप के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कन्हेरी गुफा कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल या फिर तमिलनाडु? तो यहाँ पर आपको बताना है जो कन्हेरी गुफा है वो कहाँ पर स्थित है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र में। कहाँ पर? महाराष्ट्र में स्थित है। चलिए अब इसके बारे में थोड़ा जान लेंगे। कन्हेरी गुफा थाना जिला महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पर? महाराष्ट्र में स्थित है। और किस जिले में? थाना जिला जो है वहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो आपको याद रखना है
कि कन्हेरी की गुफा कहाँ पर स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है। और किस जिले में, तो थाना जिला में स्थित है। ठीक है, कन्हेरी प्रांगण में 100 से अधिक गुफाएं मिली हैं। तो कन्हेरी गुफा का जो प्रांगण है यानी कन्हेरी प्रांगण, ठीक है, वहाँ से 100 से अधिक हमें गुफाएं मिली हैं। कितनी, 100 से अधिक गुफाएं मिलती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यहाँ पर कितनी गुफाएं प्राप्त हुई है, तो 100 से अधिक गुफाएं प्राप्त हुई हैं। ठीक है, कन्हेरी गुफा से ही अमोघवर्ष प्रथम के शासनकाल का लेख मिलता है, जिससे ज्ञात होता है कि राष्ट्रकूट शासकों ने बौद्ध धर्म को आश्रय दिया था। तो कन्हेरी जो गुफा है, यहीं से हमें एक शासक थे अमोघवर्ष प्रथम, इनका जो शासनकाल था उसका हमें लेख प्राप्त होता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि जो राष्ट्रकूट शासक थे उन्होंने किसको, बौद्ध धर्म को आश्रय दिया हुआ था। ठीक है, कन्हेरी गुफा किससे संबंधित थी, तो कन्हेरी गुफा बौद्ध धर्म से संबंधित थी। ठीक है, तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि किस धर्म से संबंधित थी। तो कन्हेरी गुफा जो है उसकी गुफा संख्या 2 और 56 में किसकी, अवलोकितेश्वर की कैसी मूर्ति है, विशालकाय मूर्ति हमें प्राप्त होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। कन्हेरी गुफा संख्या 14 में कितनी, गुफा संख्या 14 में क्या मिला है हमें, तो 11 मुखों वाले अवलोकितेश्वर की मूर्ति दर्शनीय है। ठीक है, किस गुफा संख्या में, गुफा संख्या 14 से 11 मुखों वाले अवलोकितेश्वर की हमें मूर्ति देखने को मिलती है। ठीक है, कन्हेरी गुफा का जो चैत्य हॉल है, चैत्य हॉल के बरामदे में 2वीं शताब्दी के युगल दंपतियों के शिल्प भी उत्कृष्ट हैं। तो इसका जो चैत्य हॉल का जो बरामदा है कन्हेरी गुफा का, उससे हमें 2वीं शताब्दी के युगल दंपतियों के शिल्प भी प्राप्त हुए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। शिल्प परखम यक्ष संबंधित है सुंग काल से, गुप्त काल से, मौर्य काल से या फिर कुषाण काल से। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, मौर्य काल से। और आप जानते हैं परखम यक्ष जो है काल से संबंधित है। चलिए अब इसके बारे में थोड़ा जान लेंगे। तो प्रसिद्ध यक्ष मूर्ति यानी परखम यक्ष, ठीक है, ये किससे संबंधित है, किस काल से संबंधित है, तो ये मौर्य काल से संबंधित है। ठीक है, किससे, मौर्य काल से संबंधित है ये। ठीक है, मथुरा जिला के परखम ग्राम में प्राप्त यक्ष मूर्ति इसकी चौकी पर प्राप्त लेख के अनुसार इसे निभद यानी मणिभद्र की संज्ञा दी गई है। ठीक है, तो मथुरा जिला जो है उसके परखम जो ग्राम है यानी परखम गांव है, वहाँ से हमें जो यक्ष मूर्ति प्राप्त हुई है, इसकी चौकी पर एक लेख हमें प्राप्त हुआ है। इसके अनुसार ये किसकी मूर्ति हो सकती है, मणिभद्र की मूर्ति हो सकती है, संज्ञा की दी गई है। ठीक है, मथुरा जिले में झींग का नगला ग्राम से प्राप्त मनसा देवी यक्षी की मूर्ति। ठीक है, तो मथुरा जिला से हमें एक और मूर्ति प्राप्त हुई है, किसकी, झींग का नगला ग्राम से। ठीक है, किसकी मूर्ति प्राप्त हुई है, तो मनसा देवी यक्षी की मूर्ति प्राप्त हुई है। ठीक है, नेक्स्ट है वेसनगर मध्य प्रदेश से प्राप्त यक्षी प्रतिमा। यहाँ से जो हमें यक्षी की प्रतिमा प्राप्त हुई है उसका स्थानीय नाम क्या है, तेलीन है। और ये कहाँ पर अभी संग्रहित है, तो भारतीय संग्रहालय कोलकाता में संग्रहित है। ठीक है, तो हमें बेसनगर मध्य प्रदेश से भी क्या प्राप्त हुई, एक यक्षी की प्रतिमा प्राप्त हुई है और जिसका स्थानीय नाम क्या है, तेलीन है। और ये कहाँ पर संग्रहित है, तो भारतीय संग्रहालय कोलकाता में संग्रहित है। ठीक है, चलिए प्राचीन वाराणसी के राजघाट स्थान से प्राप्त त्रिमुखी यक्षी मूर्ति। ठीक है, तो त्रिमुखी यक्षी की जो मूर्ति है वो हमें कहाँ से प्राप्त हुई है, वाराणसी के राजघाट स्थान से। ठीक है, वाराणसी के राजघाट से। यहाँ ये जो मूर्ति है ये कहाँ पर संग्रहित है, तो ये मूर्ति जो है वो भारत कला भवन वाराणसी में सुरक्षित है। ठीक है, भारत कला भवन वाराणसी में सुरक्षित है। और मूर्तियों के बारे में देख लेंगे। तो यहाँ से हमें दूसरी जो मूर्ति की अगर बात करें तो 2 मुही यक्षी मूर्ति भी प्राप्त हुई है। वो कहाँ से प्राप्त हुई है, तो ये हमें प्राप्त हुई है पटना जिला से। कहाँ से, पटना जिला से। तो आपको याद रखना है कि 2 मुही यक्षी की जो मूर्ति है वो कहाँ से प्राप्त हुई है, पटना जिला से प्राप्त हुई है। ठीक है, एक और मूर्ति की बात कर लेंगे तो मणिभद्र यक्ष की मूर्ति। ठीक है, कैसी, मणिभद्र यक्ष की मूर्ति, ये कहाँ से प्राप्त हुई है, तो ये प्राप्त हुई है हमें पवाया गुजरी महल जो ग्वालियर में है वहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें एक और, जो चामरधानी यक्षी की प्रतिमा। ठीक है, ये कहाँ से, पटना शहर में दीदारगंज से प्राप्त हुई है। ये मैं आपको बता चुकी थी। ठीक है, चामरधानी यक्षी प्रतिमा जो है वो पटना शहर के दीदारगंज से प्राप्त हुई है और जिस पर मौर्य शैली की चमक है। और ये कहाँ पर संग्रहित है, तो ये पटना संग्रहालय में सुरक्षित है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कहाँ पर सुरक्षित है, पटना संग्रहालय में सुरक्षित है। चामरधानी यक्षी की प्रतिमा ये कहाँ प्राप्त हुई है, पटना शहर के दीदारगंज से प्राप्त हुई है। ठीक है, पटना शहर के दीदारगंज से प्राप्त हुई है। ठीक है, और जिस पर
मौर्य शैली की चमक है और ये पटना संग्रहालय में सुरक्षित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय मूर्तिकला में शैलियों का सही कालानुक्रमिक अनुक्रम चुनिए। यहाँ पर जो भारतीय मूर्ति कला थी उसकी जो शैलियाँ उसका सही कालक्रम के अनुसार इन्हें लगाना है। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, मौर्य वंश, सुंग वंश, कुषाण वंश और गुप्त वंश। ठीक है, तो इसकी मूर्तिकला की यहाँ पर इनकी ये शैलियाँ थी। ठीक है, कि पहले मौर्यकालीन मूर्तिकला आई, फिर सुंग, फिर कुषाण, फिर गुप्तकालीन। ठीक है, चलिए अब इसके बारे में थोड़ा देख लेंगे। तो भारतीय मूर्तिकला में शैलियों का सही क्रम अगर देखेंगे तो सबसे पहले आती है मौर्यकालीन मूर्तिकला शैली। ठीक है, मौर्यकाल की जो मूर्तिकला शैली है सबसे पहले आती है और इसका जो समय है वो 323 से लेकर 187 ईसा पूर्व तक माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आती है सुंगकालीन मूर्तिकला शैली। इसका समय जो है वो 187 ईसा पूर्व से लेकर 80 ईसा पूर्व तक माना जाता है। उसके बाद आती है कुषाणकालीन मूर्तिकला शैली जो 78 ईसा पूर्व से लेकर प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व तक इसका समय माना जाता है। नेक्स्ट आती है गुप्तकालीन मूर्तिकला शैली, तो 319 से लेकर 6वीं शताब्दी ईस्वी तक इसका समय माना जाता है। तो सबसे पहले कौन सी आई? मौर्य आई, फिर सुंग, फिर कुषाण, फिर गुप्त। ठीक है, ये क्रम आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब। अशोक स्तंभों के शीर्ष पर अधिकांशतः बाघ, हाथी और किसको दर्शाया गया आपको ये बताना है। ठीक है, तो अशोक स्तंभ जो है उसका जो शीर्ष पर अधिकांशतः हमें बाघ देखने को मिलता है, हाथी देखने को मिलता है और बताना है आपको और कौन सा जानवर है जो हमें इस पर देखने को मिलता है। तो घोड़ा, गैंडा, वृषभ या फिर गाय। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, वृषभ। ठीक है, क्या हो जाएगा? वृषभ हो जाएगा। चलिए इसके बारे में देख लेंगे। तो अशोककालीन अगर स्तूपों की बात करी जाए तो इस पर हमें 4 पशुओं को, मतलब अशोककालीन जो स्तूप हैं उन पर मुख्यतः 4 पशुओं को दर्शाया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर ये देख लेंगे कौन कौन से जानवर हैं और ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। पहला हाथी, घोड़ा, सिंह, बैल स्तंभों के शीर्ष पर दर्शाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर इनके स्तूपों की अगर बात करें तो इनके स्तूप पर 4 पशुओं को दर्शाया गया है। कौन कौन से? हाथी, घोड़ा, सिंह, बैल। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं इनके स्तंभों की। बात अगर करें तो सारनाथ जो स्तंभ है इस पर 4 सिंहों का शीर्षक है। ठीक है, किसका? 4 सिंह का शीर्षक है। और नेक्स्ट है रामपुरवा स्तंभ, ये कहाँ पर है? तो ये जिला चंपारण बिहार में स्थित है और इस पर वृषभ शीर्षक युक्त है, यानी वृषभ है। ठीक है, लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ, ये सिंह शीर्षक है इसका। ठीक है, तो सारनाथ स्तंभ इस पर 4 सिंहों का शीर्षक है। रामपुरवा स्तंभ ये कहाँ पर है? जिला चंपारण बिहार में है और इस पर वृषभ शीर्षक है। ठीक है, लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ इस पर सिंह शीर्षक है। ठीक, चलिए रुम्बनदेई या लुम्बिनीवन में स्थापित अश्व शीर्षक युक्त है। ठीक है, अश्व है। बछाड़ या फिर बाखरा या फिर कोल्हुआ स्तंभ ये सिंह शीर्षक युक्त है। नेक्स्ट है संकिसा स्तंभ, ये गज शीर्षक युक्त है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधुवासी किस वृक्ष की पूजा करते थे? पीपल वृक्ष की, नीम वृक्ष की, बरगद वृक्ष की या फिर समी वृक्ष की? तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, पीपल वृक्ष की, यानी सिंधुवासी जो थे वो पीपल वृक्ष की पूजा किया करते थे। सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी? रुद्रदमन ने, राय बहादुर दयाराम साहनी ने, प्रतिहार नरेश भोज ने या फिर गौतमी बल श्री ने? तो सिंधु सभ्यता की जो खोज है वो किसने की थी? राय बहादुर दयाराम साहनी ने। किसने की थी? राय बहादुर दयाराम साहनी ने। चलिए अब इसके बारे में देख लेंगे। तो सिंधु सभ्यता की खोज सबसे पहले 1878 में हुई थी। कब हुई थी? 1878 में। और इसका जो उत्खनन कार्य है वो सबसे पहले 1921 में कराया गया था। ठीक है, और किसने कराया था? राय बहादुर दयाराम साहनी ने करवाया था। कहाँ पर? तो पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में हड़प्पा में ये सबसे पहले उत्खनन कार्य करवाया गया था। और आप जानते ही हैं कि सिंधु सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया स्थल कौन सा था? हड़प्पा था। ठीक है, कब खोजा गया था? तो 1921 में। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। में चमड़े पर अग्नि के देवता के चित्र का उल्लेख है। अथर्ववेद पे, यजुर्वेद, सामवेद या फिर ऋग्वेद? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऋग्वेद। ठीक है, ऋग्वेद पर हमें चमड़े पर अग्नि के देवता के चित्र का उल्लेख मिलता है। चलिए देख लेंगे इसके बारे में थोड़ा। तो वेदों की संख्या कितनी है? 4। ठीक है, वेद कितने हैं? 4 हैं। और सबसे प्राचीन अगर वेद की बात करी जाए तो सबसे प्राचीन जो वेद है वो ऋग्वेद है। और ऋग्वेद में ही सबसे पहले हमें क्या पता चलता है? कला शब्द का जो उल्लेख है वो किस में किया गया है? ऋग्वेद में किया गया है।
ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कई बार। ये कला शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किसमें किया गया था? तो ऋग्वेद में किया गया था। ऋग्वेद में चमड़े पर बने अग्नि के देवता का उल्लेख मिलता है, जिसका प्रयोग किसमें किया जाता था? पूजा पाठ में और यज्ञ के समय किया जाता था। ठीक है, तो यहाँ से कई सारी चीज़ें। वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। ऋग्वेद में ही सबसे पहले कला शब्द का उल्लेख किया गया था। ऋग्वेद में चमड़ी पर बने अग्नि के देवता का उल्लेख है और इनका जो किस में प्रयोग किया जाता है? तो पूजा पाठ और यज्ञ के समय इनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय कला का सबसे प्राचीन केंद्र है अजंता, महाबलीपुरम, सिंधु घाटी की सभ्यता या फिर खजुराहो? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिंधु घाटी की सभ्यता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नगरीय सभ्यता का प्रथम उदाहरण कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो हड़प्पा से, राजघाट से, कौसाम्बी से या फिर तक्षशिला? तो सबसे पहले यानी नगरीय सभ्यता का प्रथम उदाहरण हमें कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से। चलिए इसके बारे में थोड़ा देख लेंगे। तो भारतीय इतिहास में नगरों का जो प्रादुर्भाव है सर्वप्रथम सैंधव सभ्यता में हुआ था। ठीक है, तो भारतीय इतिहास की अगर बात करें तो इसमें सबसे पहले जो नगरों का प्रादुर्भाव है वो कब हुआ है? सैंधव सभ्यता में ही हुआ है। नगर होता क्या है? तो नगर एक ऐसा विशाल जन समूह होता है जिसकी जीविका जो है प्रधानता उद्योग धंधों तथा व्यापार वाणिज्य पर निर्भर करती है। ठीक है, एक ऐसा जन समूह होता है जिसकी जो जीविका है वो उद्योग धंधों और व्यापार वाणिज्य पर निर्भर करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता आलमगीरपुर में दिखाई देती है? हड़प्पा, कालीबंगा, मेसोपोटामिया या फिर चनहूदड़ो? तो अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर हमें कौन सी सभ्यता देखने को मिलती है? आलमगीरपुर किसके अंतर्गत आता है आपका? हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता आलमगीर के अंतर्गत देखती है? हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, जब मैंने आपको हड़प्पा सभ्यता के मतलब सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ाई थी तो उसमें ये सारे स्थल मैंने आपको कराए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इस स्थान पर पक्षी का पिंजरा पाया गया है, तो आपको बताना है ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ पर पक्षी का पिंजरा पाया गया है? हड़प्पा, चनहूदड़ो, लोथल या फिर कालीबंगा? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हड़प्पा। ठीक है, हड़प्पा से ये हमें पक्षी का पिंजरा भी प्राप्त हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस शहर में सूती कपड़े का एक टुकड़ा मिला था? हड़प्पा, लोथल, रंगपुर या फिर रोपड़? तो सूती कपड़े का जो टुकड़ा मिला है वो हमें कहाँ से मिला है? हड़प्पा से मिला है। तो हमारा राइट ऑप्शन ए, हड़प्पा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वर्तमान में हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्र किस देश में स्थित है? पाकिस्तान में, श्रीलंका में, बांग्लादेश में या फिर भारत में? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, पाकिस्तान में, पाकिस्तान में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हड़प्पा सभ्यताओं की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? दिए गए विकल्पों में से पहचान करें। तो आप जानते हैं हड़प्पा सभ्यताओं की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी नगर नियोजन था इसका। ठीक है, चलिए हमारा राइट ऑप्शन भी नगर नियोजन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हड़प्पा का संबंध है इंडस वैली से, मिस्र से, ईरान से या फिर ग्रीक से? तो हड़प्पा का संबंध किससे हो गया? हमारा राइट ऑप्शन हो जाए ऑप्शन ए, इंडस वैली से यानी सिंधु घाटी सभ्यता से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बाढ़ से मोहनजोदड़ो कितनी बार नष्ट हुआ है? 6 से अधिक बार, 2 से अधिक बार, 7 से अधिक बार या फिर 4 से अधिक बार? तो बाढ़ से जो मोहनजोदड़ो है वो 7 से अधिक बार नष्ट हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मोहनजोदड़ो की खोजों में पाई जाने वाली नृत्य करती लड़की की मूर्ति को कहाँ संरक्षित किया गया है? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, विक्टोरिया संग्रहालय कोलकाता, पाकिस्तान का राष्ट्रीय संग्रहालय या फिर सालार जंग संग्रहालय हैदराबाद? हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रीय संग्रहालय जो नई दिल्ली में है वहाँ पर मोहनजोदड़ो में जो मिली है कौन सी नृत्य करती लड़की की मूर्ति वो कहाँ पर संग्रहित है? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आज का लास्ट क्वेश्चन। मोहनजोदड़ो स्नानागार के पूर्व दिशा में स्थित स्तूप का निर्माण किस काल में किया गया है? यानी कुषाण काल का है। ठीक है, तो ये हो गया आपके आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।